हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और फ्रेंड्स, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का हमेशा की तरह स्वागत है मी एंड माय यूट्यूब क्लास में। आज हम देख रहे हैं, आपको जैसे पता ही होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स ऑलरेडी मैंने बता दिया है, मतलब लिख दिया है, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो इसको एक्सप्लेन तो करूंगा ही, बट आपको इस पॉइंट को लिखना है, क्योंकि अपने जब कॉलेज की एक तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो नोट्स अति महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपने नोट्स तैयार कर दिए ना और इस नोट्स को याद है तो आप उस नोट्स में काफ़ी कुछ लिख सकते हैं, इसलिए नंबर आने के चांसेस पूरे होते हैं। तो इसलिए आज हम शुरू करेंगे बीए थर्ड ईयर के लिए हैं, बीए सेकेंड ईयर के लिए हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट के अंतर्गत हम काफ़ी आगे बढ़े हैं, तो इसके आज का टॉपिक जो है ब्रिटिश संविधान का विकास, हम ये समझेंगे। जैसे इससे पहले हमने समझा था कि ब्रिटेन का सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था कैसी है, वो जानने के बाद हम इसके अगले वाले पार्ट में मिल रहे हैं, और इसमें हम जानेंगे कि ब्रिटेन के संविधान की विशेषता तो बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि ब्रिटेन का संविधान कैसे बना, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान लिखित संविधान तो है नहीं, ये अलिखित है। अलिखित मतलब कुछ परंपराओं के द्वारा समय दर समय इसका विकास हुआ है। तो इस तरह से ये कुछ यहाँ पे मैंने 6 टाइप लिखे हैं, यानी ब्रिटेन के संविधान का निर्माण एक निश्चित समय पर न होकर इन 6 अलग अलग कालक्रमों में धीरे धीरे बन के ये संविधान बना है। या अगर हम कहें ना तो ब्रिटेन का संविधान काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे प्रश्न आता रहता है। और इस तरह से अगर मैं बात करूँ तो ये अलिखित संविधान है, और इस अलिखित संविधान को बनने में लगभग 1400 साल लगे। कितने लगे हैं? यानी ये एक निश्चित समय पर न होकर ये अपनी परंपराओं और शासन व्यवस्थाओं की कुछ परिस्थितियों, उनकी अधिकारों और महत्वता की वजह से ये संविधान आज एक अस्तित्व के रूप में है। इसलिए लिखित संविधान न कहकर हम इसको अलिखित कहेंगे। और इस संविधान को कैसे बना, या हम कहें हमारा एक भारत का संविधान एक निश्चित समय पर बनता है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान है वह एक निश्चित समय पर न होकर इन विभिन्न कालक्रमों के द्वारा इसका संविधान आज अस्तित्व में होता है। तो अब जब शुरू करें तो हम सबसे पहले पहुंचेंगे ब्रिटेन की 5वीं सदी में, और 5वीं सदी से लेकर 1066 ईस्वी तक इनके संविधान के अंतर्गत क्या होता है, कौन सा शासन चलता है? एंग्लो सैक्सन काल। इस समय राजतंत्र होता है, राजा का शासन, सीमित राजतंत्र होता है। क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं जिस दौर से आए, ब्रिटेन को भी लगा कि हमारे संविधान एक व्यवस्था में आने लगा है। तो ये समय था 5वीं सदी से 1066, जिस समय राजा का शासन सीमित था, और ये कौन से राजा का शासन था? एंग्लो सैक्सन काल कह सकते हैं। अब इसके अंतर्गत मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बताऊंगा, और आप अपनी कॉपी साथ में रखेंगे। तो जैसे हम बात करें तो ब्रिटेन का संविधान है वो एंग्लो सैक्सन काल से ही हमें समझ में आता है, क्योंकि इससे पहले कोई विस्तृत कार्यक्रम हमें नज़र नहीं आता है। इसलिए हम शुरू करते हैं इसके संविधान के निर्माण को एंग्लो सैक्सन काल से। इसके अंतर्गत क्या होता है कि राजा भी होता है, लेकिन वो नियंत्रित राजा होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत एक व्यवस्था होती है जिसको हम स्थानीय स्वशासन व्यवस्था भी कहते हैं। और ये शासन व्यवस्था विट याद रखिएगा, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, विट नेज मॉन्ट, ये एक शासन एक व्यवस्था होती है जिसके द्वारा क्या होता है कि ब्रिटेन की जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था होती है उसके ऊपर ये व्यवस्था कायम करती है। जैसे मान लीजिए कि राजा है तो, और एक संस्था है जो उस राजा के लिए भी काम करती है और लोगों के लिए भी करती है, तो ऐसी व्यवस्था का नाम था विजमेंट मोड। इसलिए यह एक स्थानीय स्वशासन की तरह काम करती थी, और राजा भी था जिसको स्थान सीमित, ऐसा नहीं तानाशाह वाला राजा था, सीमित शासन था। तो ये व्यवस्था शुरुआत में थी। फिर बात आती है नॉर्मन एंजीवन काल। इस समय राजकीय निरंकुशता और सबल केंद्रीय सरकार का उदय होता है। यहाँ पर समय कुछ बदलता है। देखिए जैसे जैसे मैं पढ़ाते आ रहा हूँ ना, वैसे वैसे ऊपर वाला जो समय है वो मिटाता जाऊँगा। इसलिए आप चाहे तो अभी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आगे आपको बताता जाऊँगा, तो मुझे कुछ लिखना होगा इंपॉर्टेंट, इसलिए जो मिटाऊँगा उस जगह पे मैं लिखता जाऊँगा। तो जैसे अपना पहला काल समाप्त हो जाता है, पहला काल यहाँ पे समाप्त हो जाता है, तो इस पहले काल के समाप्त होने के साथ सीमित राजतंत्र और विजमेंट मोड होता है। लेकिन अब दूसरा जो समय आता है, इस दूसरे समय के अंतर्गत हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, वो समय संविधान के इनकी जिस समय नॉर्मल एंजीवन काल चल रहा होता है। और इस काल की बात ध्यान रखें तो नॉर्मन राजा का नाम है नॉर्मन राजा विलियम के द्वारा ये व्यवस्था की जाती है। और विलियम ने निरंकुशता के मार्ग के अंतर्गत, यानी इसने क्या किया कि
कि मान लीजिए अभी जैसे एक संस्था थी, मैंने विजिटेंट मोड बताई, तो इसके शासनकाल में राजा है वो निरंकुश हो जाता है, मतलब ज़्यादा तानाशाह हो जाता है, और जो विजिटेंट मोड जो संस्था थी जिसको मैंने अभी यहाँ पे नाम लिखा था, उसको वो भंग कर देता। क्या कर देता? भंग। और धीरे धीरे ये पूरे राज्य को अपने कंट्रोल में रखकर खुद ही राज्य करना चाहता है, यानी कि निरंकुश राजतंत्र होता है। लेकिन जब ये इस तरह से काम करता है तो इसके पास काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी ये अपनी राज करने की और देश के लिए शासन चलाने के लिए वे व्यवस्थाओं को सही से नहीं कर पाता है। तो फिर ये क्या करता है, ये एक संस्था को बनाता है जो शायद इसके राजकीय कार्य में सहयोग करेगी। तो उस संस्था को ये नाम देता है मैग्नम, ध्यान रखिएगा, मैग्नम कॉन्सिलियम। ठीक है, जैसे वर्तमान अगर हम बात करें तो काउंसिल होती है। क्या होती है? काउंसिल। तो शायद यही आप नाम समझ गए होंगे। तो इसने एक नाम दिया जो शायद हम कहें तो जो भी इसने भंग की थी उसी संस्था का ही ये नाम है। यानी इसने क्या कर दिया कि एक शासन व्यवस्था जो राजा पर नियंत्रण करती है उसको तोड़ दिया और इस तरह से खुद ही राज करने लगा। लेकिन उसको जरूरत लगी कि भाई काम मेरे पास बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए खुद ही एक ऐसी व्यवस्था बनाता है जो इस राजा के थोड़े बहुत कार्य करे। उसका नाम था मैग्नम कॉन्सिलियम, और इसी को ही हम भावी आने वाली पीढ़ी की महान परिषद भी कहते हैं। तो इस तरह से इस परिषद का उदय होता है और ये राजकीय कार्य में सहयोग करता है। ये दौर कौन सा होता है? जब राजा भी निरंकुश होता है और सबल केंद्रीय सरकार का उदय होता है, यानी एक केंद्र जिसमें सर्वोच्च शक्तिशाली होती है। ये समय होता है 1966 से 53। अब ये समय भी गुजरता है। अब समय आता है जिस समय फ्लैगनेट 1153 से 1399 के समय राज किया, और फिर वो लंकास्ट्रियन जो व्यवस्था थी उस समय 1399 से 1445 का समय। इस समय क्या होता है? ब्रिटेन में वैधानिक संस्थाओं का उदय होता है, यानी इसी तरह की और ऐसी संस्थाएं जो राजा के अधिकार के काम को करते हुए धीरे धीरे जनता के हक के लिए काम कर जाती हैं। तो ऐसी वैधानिक संस्थाओं का उदय होता है। तो हम नॉर्मन एजिंग काल को यहाँ पे इरेज करेंगे क्योंकि हमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट संस्थाओं को नाम यहाँ पे देखना पड़ेगा, और जब आपको कुछ समझ में आ रहा है तो इसको नोट भी कर लीजिएगा। तो बात करते हैं कि नॉर्मन एजिंग काल में जो हेनरी प्रथम होता है वो एक सुधार के तौर पे भी काम करता है। तो इस तरह से इसके शासन काल में कुशलता के लिए वह मैग्नीशियम संस्था को निर्माण करता है और जो काफ़ी हद तक राजा के लिए कार्य करती है। और आगे जाकर यही जो संस्था है वह प्रिवी काउंसिल के रूप में और एक एक्सचेंजर के रूप में दो संस्थाओं का निर्माण होता है। इसके शासन काल में क्या होता है यहाँ पे ध्यान रखिए, एक तो बन जाती है प्रिवी काउंसिल, ठीक है ना, प्रिवी काउंसिल का निर्माण होता है राजा के सहयोग के लिए, और दूसरी एक और संस्था बन जाती है जिसको हम यहाँ पे बताए गए नाम के अकॉर्डिंग लिखेंगे एक्सचेकर। तो ये दो संस्थाएं यहाँ पे लिखा है ना, वैधानिक संस्थाओं का उदय होता है इस काल में। अब इस काल में कौन से वैधानिक? एक तो प्रिवी काउंसिल का उदय होता है, दूसरा एक्सेल। अब प्रिवी काउंसिल एक्सेल क्या है? जैसे मैंने अभी बताया था मैग्नीशियम, यहाँ पे एक वर्ड बताया था ना, जैसे कि नॉर्मन एजिंग एक संस्था को निर्माण करता है जो उनके कार्य में सहयोग करेगी, वो संस्था है मैग्नम काउंसिल। तो मैग्नम काउंसिल ही आगे जाकर ये इनमें टुकड़े हो जाती है, और इस तरह से ये परमानेंट वैधानिक संस्थाओं का निर्माण होता है। और इस दौर में धीरे धीरे कहीं ना कहीं कि ये एक लीगल संस्था बन जाती है। और इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा कि इसी काल में सम्राट जॉन को जनता से कर के रूप में बहुत ही अधिक राशि की ज़रूरत होती है। यहाँ का राजा है वह उनको पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो लोगों पे कर लगाने की योजना बनाता है और ये अनुभव करता है। इसलिए वह जनप्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाता है और प्रतिनिधि के बिना कर नहीं, ऐसा वहाँ पर माहौल बन जाता है। ये एक कर लगाने की जुर्रात करता है और कुछ प्रतिनिधियों को बुलाता है कि मुझे इस राज्य को चलाने के लिए कुछ कर की ज़रूरत है या अपने खुद के लिए। तो जब वो ऐसा करता है तो वहाँ की एक संस्था और लोग कहते हैं कि हम क्यों कर दे राजा को, क्योंकि हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है। हमारे लिए कोई व्यवस्था करता तो उसके लिए होता, क्योंकि शासन व्यवस्था लोग जो है वो राजा की शासन व्यवस्था से शायद खुश न थे, तो उन्होंने कहा बिना प्रतिनिधि कोई कर नहीं। इस तरह से इन दो संस्थाओं के अंतर्गत ये व्यवस्था कायम रहती है। फिर
इसी के अंदर हम बात करेंगे मैग्ना कार्टा का उदय होता है। किसका उदय होता है? मैग्ना कार्टा। अभी है क्या ये? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा और इसको मैं यहाँ पे नोट करवाऊंगा, ठीक है ना। मैग्ना कार्टा यानी अधिकार घोषणा पत्र, हम उसको क्या कहेंगे? महान अधिकार घोषणा पत्र। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में जब हम जो देखते हैं चीज़ें कहीं ना कहीं इससे बिलोंग करती हैं। इसको हम कहेंगे महान अधिकार घोषणा पत्र। अब ये क्या है इसके बारे में समझिए। देखिए, जैसे कि हम बात करें तो 1119 में जॉन इंग्लैंड की गद्दी पर बैठा और सामंत हैं वो इसके अयोग्य, अदूरदर्शी और अत्याचारी होते हैं। इस तरह से वहाँ से दुखी होकर कुछ जनता और वहाँ के समुदाय विद्रोह करते हैं, जिसकी वजह से राजा मजबूरन होकर 15 जून 1215 को रेनीमेंड नामक स्थान पर एक अधिकारों का घोषणा यानी एक हस्ताक्षर करता है एक दस्तावेज पर, और ये दस्तावेज कहलाता है मैग्ना कार्टा या महान अधिकार घोषणा पत्र। एक तरह से राजा के ऊपर दबाव डालकर उसके ही अधिकार से कुछ अधिकार हैं वो लिए जाते हैं। वो पहले तो सामंत को मिलते हैं ये अधिकार, और धीरे धीरे भी सामंत के बाद ये उनके आम नागरिकों को मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से अधिकारों की पहल ब्रिटेन में, अधिकारों की पहल मैग्ना कार्टा से होती है कि लोगों के पास उनके कुछ हक या अधिकार होंगे ना, तो ये मैग्ना कार्टा से शुरुआत होती है, जिसको यहाँ पे नाम दिया गया महान अधिकार पत्र, ठीक है। और ये व्यवस्था वहाँ का राजा दबाव में करता है और ये लोगों के, क्योंकि देखिए पहले ये जो मैग्ना कार्टा वो सामंतों के अधिकार होते हैं, लेकिन धीरे धीरे आम जनता के हो जाते हैं। इस तरह से ये अधिकार अस्तित्व में आते हैं। और इसके बाद इसी दौर में जब उनको अधिकारों की एक पहल झलक मिलती है तो उसी दौरान पार्लियामेंट का उदय होता है। ब्रिटेन में जैसे वर्तमान की जो पार्लियामेंट देखते हैं, यह पार्लियामेंट की बनत तो 1265 में होती है, लेकिन वास्तविक रूप में पार्लियामेंट ब्रिटेन में उदय कब होती है? 1295 में होती है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि पार्लियामेंट की जो व्यवस्था है वो साइमन डी मोंटफोर्ट ने पार्लियामेंट की एक बैठक बुलाई थी, तब से पार्लियामेंट अस्तित्व मतलब बनती तो है, लेकिन ऑफिशियली रूप में अगर हम देखें यहाँ पर वास्तविक रूप में, तो ध्यान रखिएगा कि पार्लियामेंट है वो वास्तविक रूप में 1295 में अस्तित्व में आती है, जब सम्राट एडवर्ड प्रथम कर प्रस्तावों को लेकर, क्या होता है कि सम्राट जो यहाँ पे नाम दिया है आप ध्यान रखिए, सम्राट एडवर्ड प्रथम वो कर लगाना चाहता है, तो कर लगाने के लिए आम जनता की बैठक बुलाता है और उसी बैठक को नाम दिया गया पार्लियामेंट। और उसके अंतर्गत वो पादरियों, सामंतों और नगर के कुछ व्यक्तियों से समर्थन चाहता है। वह एक बैठक बुलाता है जिसमें पादरियों को, कुछ अधिकारियों को, ठीक है ना, और सामंतों को बुलाता है ताकि वह उनसे सलाह कर सके कि मुझे राज्य के ऊपर कर लगाना है, तो आपसे की क्या राय है। तो इस तरह से ब्रिटेन में पार्लियामेंट का उदय होता है और ये पार्लियामेंट 1295 में बनती है। ध्यान से समझना और लिखना, क्योंकि मैं बहुत ही आराम से आज पढ़ाने वाला हूँ, तो नोट कर लीजिएगा, भले वीडियो बड़ा हो जाए, लेकिन आपका पढ़ने का जो है ना जो जज्बा वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि पढ़ेंगे तभी हम बढ़ेंगे। इस तरह से ये काल होता है ख़त्म। फिर आता है ट्यूडर काल। तो अगर ये आप समझ गए हैं तो इसको मैं मिटाना चाहूँगा, क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत है और ये स्पेस पढ़ने के दौरान ही ये हमें मिलेगा। तो अब यहाँ तक तो आप समझ गए हैं, ब्रिटेन में धीरे धीरे एक संसद का भी उदय होने लगता है, लोगों को कुछ अधिकार भी मिलने लग जाते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि ट्यूडर काल के समय यहाँ का जो सम्राट होता है जिसका नाम है सम्राट ट्यूडर है, वो अधिक महत्वाकांक्षी होता है। वो धीरे धीरे वापस सभी अधिकार मतलब राज्य चलाने का जो भी प्रभाव होता है अपने हक में ले लेता है और एक शक्तिशाली योग्य शासक होकर उभरता है। यानी वह वापस कठोर राजतंत्र की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है? कठोर राजतंत्र। और ये राजतंत्र कब तक चलता है? ये राजतंत्र 1485 से 1603 तक ये व्यवस्था कायम रहती है। इस समय ये राजा है अपनी मनमानी से लोगों के ऊपर अपने अधिकारों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था करता है, लेकिन फिर भी लोगों के हित में काम करता है। तो कहीं ना कहीं अगर कहें तो ट्यूडर काल में वापस जो व्यवस्था ब्रिटेन में लोकतंत्र की ओर जा रही थी वो वापस राजतंत्र की ओर बढ़नी शुरू हो जाती है। इसी
को आगे बढ़ते हुए काल आता है स्टुअर्ट काल। कौन सा काल? स्टुअर्ट काल। इस समय जो राजा होता है, यहाँ पर तो मान लीजिए राजा फिर भी लोगों के हक में काम करता है, लेकिन राजतंत्र हो जाता है, यहाँ पे राजतंत्र वापस कायम होता है। लेकिन स्टुअर्ट काल में यही राजतंत्र क्या हो जाता है? निरंकुश बन जाता है। कैसा राजतंत्र बन जाता है? ये निरंकुश। और निरंकुश राजतंत्र में लोगों को रहना मुश्किल होता है। तो इस निरंकुश राजतंत्र और फिर सीमित राजतंत्र पक्षों में संघर्ष शुरू होता है और लोकतंत्र की अवधारणा शुरू होती है। इसी काल में ये जब निरंकुश शक्ति का प्रभाव जमाता है तो निरंकुश और सीमित राजतंत्र के मध्य लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी संघर्ष में इन्हीं के राजतंत्र की ताकत और कम और ज़्यादा के संघर्ष में लोकतंत्र की नींव पड़ जाती है कि लोगों को वास्तविक में राजतंत्र या निरंकुश राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र की जरूरत है। और ये व्यवस्था 1603 से 1714 में अस्तित्व में बनी रहती है। अब इसमें ध्यान रखिए, होता क्या है कि महारानी एलिजाबेथ का कोई पुत्र या निकट संबंधी न होने के कारण जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो इंग्लैंड का सिंहासन स्कॉटलैंड के राजा जेम्स प्रथम के हाथों में आ जाता है। इस समय इंग्लैंड का शासन किसके हाथों में आ जाता है? जेम्स प्रथम के हाथों में आ जाता है, ध्यान रखिएगा। और जेम्स प्रथम की मृत्यु, ये भी राजा बनता है और इसकी भी मृत्यु हो जाती है 1625 में। जेम्स प्रथम की मृत्यु कब हो जाती है? 1625 में हो जाती है। और उसके बाद उसका पुत्र चार्ल्स प्रथम गद्दी पर बैठता है। इसके बाद इसका पुत्र जो होता है वो होता है चार्ल्स फर्स्ट, ये गद्दी पे बैठता है। घटना को ध्यान रखिएगा, जब चार्ल्स प्रथम गद्दी पे बैठता है तो उसने संसद की अपेक्षा और मनमानी प्रारंभ करके इसने क्या कर दिया? इसने वहाँ की जो पार्लियामेंट या जो संसद थी, संसद और जो व्यवस्था थी उसके ऊपर क्या करने लगा? मनमानी करने लगा। क्या करने लगा? मनमानी। यानी ये खुद कह रहा मैं राजा हूँ तो मैं ही राज करूँगा, किसी और की ज़रूरत नहीं। इस तरह से वो धीरे धीरे अपनी निरंकुश व्यवस्था को जमाना चाहता है। इसी दरमियान संसद की अपेक्षा करता है और कहता है कि सब अधिकार मेरे हैं और इस तरह से ये विशेषाधिकारों पर बल देता है। और इस वजह से चार्ल्स प्रथम और संसद के मध्य झगड़ा हो जाता है जब चार्ल्स प्रथम मनमानी करता है। तो इस झगड़े की वजह से चार्ल्स प्रथम पर दबाव पड़ता है और 1628 में, ध्यान रखिएगा, 1628 के अंतर्गत चार्ल्स प्रथम से अधिकार याचना पत्र है वो जारी करवा दिया जाता है। क्या जारी करवा दिया जाता है? अधिकार, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। क्या जारी करवा दिया जाता है? अधिकार याचना पत्र। अधिकार याचना पत्र ये चार्ल्स जारी करता है, क्योंकि जब दबाव पड़ता है तो ये एक अधिकार घोषणा जारी कर देता है। और इसके तहत होता क्या है कि राजा की शक्तियां हैं वह कुछ हद तक नियंत्रित रहेगी। इस तरह से जैसे अभी मैंने बताया कि इस व्यवस्था में वो निरंकुश राजतंत्र से सीमित राजतंत्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा दबाव में अधिकार घोषणा पत्र जारी करवा दिया जाता है। इस तरह से यह सीमित राजतंत्र हो जाता है और कहीं ना कहीं देखें तो लोकतंत्र की झलक अपनी दिखनी शुरू हो जाती है। क्यों? तो ध्यान रखिए, संसद के दबाव में चार्ल्स प्रथम ने अधिकार घोषणा पत्र है वो जारी करवा दिया जाता है, लेकिन फिर वो क्या करता है? इस अधिकार घोषणा पत्र को नहीं मानता कि नहीं मैंने तो जारी नहीं किया है या मैं इसको नहीं मानता हूँ। ये वापस अपने वचन, अपने साइन, अपने घोषणा पत्र से कहते हैं ना, हट जाता है, नकार लेता है उसको। तो फिर क्या होता है? संसद और इसमें वापस झड़प शुरू हो जाती है। इस तरह से संसदीय नेताओं ने सम्राट की इस निरंकुशता का, तानाशाही का विरोध किया और दोनों पक्षों में 1642 से 45 तक, दोनों पक्षों में यानी इनके संसद के मध्य 1642 से लेकर 1645 के मध्य शुरू होता है ब्रिटेन में गृह युद्ध। क्या शुरू होता है? गृह युद्ध, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये घर के अंदर ही आपस में लड़ रहे हैं, ये दोनों शासन व्यवस्था, इसको कहते हैं गृह युद्ध। तो जब इनके मध्य गृह युद्ध शुरू होता है तो इस संसदीय गृह युद्ध में, मतलब इस लड़ाई में कौन जीतता है? संसद जीतती है। कौन जीतती है? संसद। और संसद जीतती है तो इस तरह से चार्ल्स प्रथम पर मुकदमा चलाकर इसे मृत्यु दंड दिया जाता है। तो चार्ल्स प्रथम है, इस पर मुकदमा चला देते हैं और इसको 1649 में मृत्यु दंड देते हैं। इस तरह से ये व्यवस्था समाप्त होती है और संसद अस्तित्व में आती है, मतलब लोकतंत्र की मिसाल यहाँ पे जमनी शुरू होती है। यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। जिस तरह से संसद में धीरे धीरे राजतंत्र कमज़ोर होता जा रहा है और कुछ व्यवस्थाएं बन रही है, यानी संविधान की शुरुआत हो गई थी और धीरे धीरे उनके अधिकार मिलने शुरू हो गए। अब जब
हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 1649 में यहाँ पर गणतंत्र लागू होता है। क्या होता है? गणतंत्र। क्या लागू होता है? गणतंत्र। और गणतंत्र को लाने में यहाँ का जो रोल निभाता है उसका नाम है यहाँ पे क्रॉमवेल। क्या नाम है? ध्यान रखिएगा, क्रॉमवेल। क्रॉमवेल की अध्यक्षता में ब्रिटेन में 1649 में गणतंत्र की स्थापना हो जाती है और इंग्लैंड में उस समय एक लिखित संविधान भी अपनाया जाता है। लेकिन जल्द ही मतलब 3 सितंबर 1658 को क्रॉमवेल की भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से वापस क्या हो जाता है कि गणतंत्र जो बना था वो वापस ख़त्म हो जाता है और पुनः वापस राजतंत्र की स्थापना हो जाती है। यानी पुनः बात करिए, समझिएगा, पुनः यहाँ पे राजतंत्र बन जाता है, क्योंकि जो गणतंत्र होता है वो उसका जो वारिस मतलब कह सकते चलाने वाली व्यवस्था जो ख़त्म हो जाती है, तो पुनः राजतंत्र शुरू होता है, वो होता है 1660 में। और इस तरह से 1660 में वापस राजा की हुकूमत आ जाती है। और 1660 में चार्ल्स प्रथम के पुत्र चार्ल्स द्वितीय गद्दी पर बैठता है। कौन बैठता है यहाँ पे? चार्ल्स द्वितीय इस गद्दी पर बैठता है, ब्रिटेन की गद्दी पर। और इस तरह से 1667 तक कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की एक परामर्श समिति वो बनाता है। प्रिवी काउंसिल उस अब भी एक बड़ी संस्था होती है, इसलिए चार्ल्स द्वितीय ने 1667 में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की एक समिति बनाता है जिसका नाम होता है कबाल। क्या नाम होता है? कबाल। ये संस्था कब बनाता है? 1667। इस समय प्रिवी काउंसिल तो होती ही है, प्रिवी काउंसिल, लेकिन वो एक और संस्था बनाता है जिसके जरिए साल से वह शासन व्यवस्था के संचालन के लिए परामर्श कर सके। ऐसी संस्था को वो नाम देता है कबाल, जो 1667 में बनती है। और चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1619 में हैबियस कॉर्पस एक्ट पारित किया जाता है, जिसके द्वारा अब ये व्यवस्था की जाती है कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के नज़रबंद नहीं किया जा सकता, जिसको कहते हैं हैबस कॉर्पस। तो ये व्यवस्था यहाँ तक कायम होती है। ठीक है, इसके बाद अब बारी आती है ये वाली गौरवपूर्ण क्रांति। इसको मैं समझाना चाहूँगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और ये पॉइंट जरूरी है, ध्यान रखिएगा। आपको पता होगा इंग्लैंड में 1689 में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति होती है। गौरवपूर्ण क्रांति, इस क्रांति का मतलब क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। इंग्लैंड में वहाँ पर बिना रक्तपात लड़ाई के शासन बदल जाता है। राजतंत्र से पूरी तरह से लोगों के अकॉर्डिंग शासन व्यवस्था आ जाती है। तो बिना लड़ाई झगड़ा खून खराबा यानी बिना रक्तपात की ब्रिटेन के अंतर्गत वो परिस्थिति समय दौर बदलता है। और ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, क्योंकि आपको अभी फ़िलहाल तो पता है वो चार्ल्स द्वितीय गद्दी पे बैठा होता है और वो केवल 3 वर्ष तक की गद्दी पर बैठता है, क्योंकि संसद की अनुमति के बिना वह कुछ ऐसे कानून बनाता है और ऐसे कानून भी धारण कर लेता है सही नहीं है और संसद के कानून को रद्द कर देता है। इस वजह से संसदीय नेता जेम्स द्वितीय की शासन से नाराज हो जाते हैं और वह ऑरेंज के राजकुमार विलियम तृतीय को आमंत्रित करते हैं कि भाई आप चार्ल्स द्वितीय पर हमला कर दो, उसको भगा दो और आपको राजा बना देंगे। इस तरह से चार्ल्स विलियम तृतीय है वो विशाल सेना के साथ इंग्लैंड पे हमला करता है। और जब विलियम हमला करता है, कौन करता है? विलियम तृतीय इंग्लैंड पर हमला करता है। ठीक है ना, इंग्लैंड पर हमला, यानी उस समय इंग्लैंड पर कौन शासन करता है? चार्ल्स सेकंड। तब ये देखता है कि संसद भी इसके पक्ष में है, लोग भी इसके पक्ष में हैं। तब जब मेरे साथ कुछ नहीं है तो चार्ल्स द्वितीय है वो बिना लड़े ही भाग जाता है। तो इस तरह से चार्ल्स द्वितीय की सत्ता खत्म हो जाती है, विलियम तृतीय वहाँ पे राज करता है और इस तरह से जो समय बदलता है वो बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना रक्तपात के शासन व्यवस्था कायम हो जाती है। और इस तरह से इस घटनाक्रम में शासन की निरंकुशता यानी तानाशाही शासन जो है वो समाप्त हो जाता है और क्रांतिकारी परिवर्तन होता है, वो भी बिना किसी घोषणा के। और इसके बाद ये जो राजा होता है यह इंग्लैंड की जनता के अनुकूल काम करता है। तो जनता धीरे धीरे बाकी प्रशासन और संसद इसके हाथ से धीरे धीरे अधिकार लेना शुरू कर देती है और विलियम तृतीय ब्रिटेन के अंदर एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, यानी कह सकते हैं कि इनके ही कारण से। अब ये देखो इसमें होता क्या है वो चीज़ समझिए।
इस समय 1689 में ब्रिटेन की संसद इसके हाथ से एक घोषणा पत्र जारी करवाती है जिसको हम कहते हैं वापस अधिकार पत्र। क्या कहते हैं? अधिकार पत्र। ठीक है। अब इस अधिकार पत्र के द्वारा वह राजा के हाथ से कुछ अधिकार ले लेते हैं कि राजा जी आप बैठिए, आप एक अधिकार घोषणा पर साइन कर दीजिए और हमें ये अधिकार दे दीजिए। ऐसे करके वह राजा के पास से कुछ महत्वपूर्ण मामलों में राजा की सहमति न हो, ऐसे कुछ अधिकार, राजा की सहमति न लेने पर ऐसे कुछ प्रावधान या कुछ व्यवस्थाएं, कुछ नियम हैं वो राजा के हाथों से संसद अपने हाथों में लेती है, यानी राजा को यहाँ पे कमज़ोर कर देती है। क्योंकि साल द्वितीय है जो विलियम जो तृतीय है वह यहाँ की भाषा नहीं जानता और वह कम ध्यान देता है। इस तरह से संसद है वो कहते हैं कि आप राज कीजिए, शासन चलाने का काम हमें दीजिए, बस आप तो ये कागज़ पे साइन कर दीजिए, हम सा देख लेंगे। इस तरह से कुछ अधिकार हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें वो संसद अपने पास लेती है, जैसे कि संसद की पूर्व अनुमति के बिना राजा कोई कर नहीं लगाएगा, ये पावर संसद अपने हाथों में लेती है। राजा को कम से कम एक बार संसद की बैठक बुलानी जरूरी है, ये नियम किया जाता है। संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना राजा कोई भी सेना भी नहीं रख सकता है और राजा अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए उच्चायुक्त जैसी नवीन न्यायालय की स्थापना भी नहीं कर सकेगा और संसद में जनता के प्रतिनिधियों को बोलने की पूरी आज़ादी दी जाएगी। ऐसे मोटे मोटे जो अधिकार हैं वो राजा के हाथों से निकल जाते हैं और इसी को कहते हैं अधिकार घोषणा या अधिकार पत्र। अब इस तरह से अगर देखें तो अब बारी यानी पूरा पावर लगभग संसद के पास आ जाता है, राजा कमज़ोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब बारी आती है हैनोवर काल। किसकी बारी आती है? हैनोवर काल की। अब हैनोवर काल में क्या होता है वो समझिए, क्योंकि ये जो हैनोवर काल है वो चलता है 1714 से शुरू होता है और फिर आगे अस्तित्व में जारी रहता है। तो समझिए हैनोवर काल के अंतर्गत संसद राजपद पर संसद की सर्वोच्चता यानी संसद हावी हो जाती है और इस तरह से हैनोवर वंश का जो राजा होता है जॉर्ज प्रथम वो ब्रिटेन का सम्राट बना है। यहीं से संसदीय जनतंत्र का विकास होता है। ध्यान रखिएगा, हैनोवर का राजा जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज प्रथम के संसद है वह सर्वोच्च हो जाती है। इस तरह से राजा राज करता है, संसद शासन करती है और संसदीय जनतंत्र का विकास इन्हीं चरणों में आगे बढ़ता है, क्योंकि इस चरणों में 2-3 घटनाएं होती है। जैसे पहली, राजा की वास्तविक शक्तियों का पतन हो जाता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हैनोवर वंश के राजाओं में जब बारी आती है, यहाँ पे बात करें हैनोवर राजा के नए वंश की या जॉर्ज प्रथम की, तो हैनोवर के जो राजा है वो उस समय की ब्रिटिश संसद की भाषा नहीं समझते हैं। तो फिर क्या करते हैं, वह संसदीय ब्रिटिश की संसदीय व्यवस्था में भाग लेना मना कर देते हैं, भाई कि आप मंत्रिमंडल अपना काम कीजिए और मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ। इस तरह से ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में राजा आना बंद कर देता है। तो धीरे 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 ये व्यवस्था बन जाती है कि राजा भाग नहीं लेगा, शासन चलाने के लिए राजा की अनुमति की जरूरत नहीं है, सिर्फ संसद ही काम करेगी। इस तरह से यहाँ पर राजा की वास्तविक शक्ति है वो पतन हो जाती है, क्योंकि खुद ही राजा है वह इसको साइड करता है। तो अब धीरे 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 इस व्यवस्था में जो राजतंत्र होता है, क्या होता है? राजतंत्र की शक्ति का पतन होता है, शक्ति का पतन होना शुरू होता है। दूसरी यहाँ पे बात याद रखिएगा, नेक्स्ट क्या होता है? मंत्रिमंडल प्रणाली का विकास होता है। यहाँ पे क्या होता है? मंत्रिमंडल प्रणाली का विकास हो जाता है। और मंत्रिमंडल प्रणाली में ध्यान रखिएगा कि इसके अंतर्गत संसदीय प्रणाली का विकास होता है, जिसके अंदर 2 राजनीतिक पार्टियां होती है। सम्राट ने हिग पार्टी के नेतृत्व में रॉबर्ट वॉल्फ को कैबिनेट की अध्यक्षता सौंप दी जाती है। यानी क्या करता है सम्राट खुद ही कहता है कि ये जो एक पार्टी है इसका काम धाम करने का जिम्मा एक व्यक्ति को देता हूँ, और वह व्यक्ति होता है रॉबर्ट वॉलपॉल। और वॉलपॉल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होती है और इसके द्वारा ही वह धीरे धीरे मंत्रिमंडल का सर्वोच्च होते होते क्या हो जाता है? पीएम बन जाता है। और वर्तमान में आपको पता होगा वर्तमान में ब्रिटेन के सम्राट के पास जो पावर नहीं होता उससे भी कहीं गुना पीएम के पास पावर होता है। इस तरह से मंत्रिमंडल व्यवस्था धीरे धीरे मजबूत हो जाती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था का उद्भव होता है। अब ये लोकतंत्र, इसमें भी ध्यान रखिएगा मंत्रिमंडलीय व्यवस्था में यहाँ पे 2 सदन होता है। एक तो होता है ब्रिटेन में लोक सदन
एक होती है लोकसभा। लोकसभा है वो वंशानुगत होती है, लोक सदन है जैसे अपनी लोकसभा की तरह होता है। तो धीरे धीरे मंत्रिमंडल व्यवस्था में लोक सदन है वो शक्तिशाली बन जाता है। इसमें भी राजा को वैसे भी अब तो धीरे धीरे राज करने जितना पावर हो गया। अब होता क्या है कि संसद के अंदर बाहरी संसदीय प्रभाव को व्यापक करने के लिए आंदोलन चलाया जाता है और 1832 के अंदर सुधार किया जाता है, जिसके द्वारा लोगों के मताधिकार और लोक सदन की शक्ति बढ़ जाती है। तो पहले 1928 में मताधिकार अपना दिया जाता है कि 21 वर्ष का हर कोई व्यक्ति संसद में भाग लेगा, मतलब मत दे सकता है। और फिर 1970 में यही आयु 18 वर्ष कर देते हैं और धीरे धीरे लोकसभा का शक्ति जो प्रभाव है बढ़ता जाता है और लोकसभा कमजोर हो जाती है और वर्तमान अस्तित्व तक आते आते लोक सदन शक्तिशाली होती है। इस तरह से संविधान शुरुआत से लेकर अब तक 1400 साल तक धीरे धीरे कर ब्रिटेन का संविधान बनता है। तो आप इससे क्या समझे, ब्रिटेन का संविधान कैसे बना, ये आप जरूर समझ गए होंगे। और इस तरह से वर्तमान अवस्था आ जाती है जब ब्रिटेन में शासक नाम मात्र का है और मंत्रिमंडल पीएम वास्तविक शक्ति को चलाता है। तो इसके अंतर्गत काफ़ी इंपॉर्टेंट बड़े वीडियो लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने डिस्कस की है जो शायद आपका डाउट क्लियर करेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे पूछ लीजिएगा, कमेंट करिएगा और आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। अगर भी कोई डाउट है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।